आप बची 6 सीटें, और ये जो बची हुई 6 सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए न केवल जीतने की यहाँ ज्यादा संभावना है उनकी, बल्कि वहां का जो राजनीतिक समीकरण भी वो उनके फेवर में जाता है, और कहीं ना कहीं पीडीए की सफलता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ये सीटें हार जाएंगे तो निश्चित रूप से पीडीए पर सवाल उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं के लिए जो है उपचुनाव होने हैं, बाइपोल इलेक्शंस होने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में उन सीटों से जो विधायक थे या वो सांसद बन गए और उन्होंने अपनी विधानसभा की जो सीटें थी उनको छोड़ दिया। सवाल ये है, मीडिया में इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौती होगी इन 10 सीटों पे जीतना, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के लिए तो इसमें बहुत कुछ उसका इन्वॉल्व है, बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा दांव पीडीए पर भी लगा हुआ है। अगर हम इस टॉपिक को पूरी क्लियरिटी के साथ एक्सप्लोर करें तो कई चीजें बड़ी क्लियर होकर के आती हैं। एक चीज तो ये है कि ये जो 10 विधानसभा क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ पर 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 1 सीट जो है लोकदल ने जीती थी, और 1 सीट जो है निषाद पार्टी की थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 5 समाजवादी पार्टी की है, 3 बीजेपी की है, और 2 ऐसे दलों की है जो अब एनडीए का पार्ट है। तो कुल मिलाकर के 5 = 5, 5-5 का बराबरी का मामला है। एक तरफ 5 सीटें सपा की हैं, एक तरफ एनडीए की 5 सीटें हैं। अब इन 10 सीटों में कौन चुनाव जीतने जा रहा है? इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए इज्जत का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी के पीडीए के सम्मान का प्रश्न है, क्योंकि जैसे मिल्कीपुर की सीट की बात की जाए, यह अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र में आता है, और अयोध्या से जो मिल्कीपुर के विधायक थे अवधेश प्रसाद पासी, वो सांसद बन चुके हैं। अब यहां से कौन चुनाव जीत करके आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से एक संदेश देना चाहती है? और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक चुना जाए, ताकि जो अयोध्या में उसकी हार हुई है उसका वो प्रॉपर जो है आंसर दे सके, उसके राजनीतिक लाभ होंगे, उसका इंडिकेशन होगा, और आने वाले विधानसभा चुनावों में उसके अपने मायने हैं। तो कुल मिलाकर के मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को देखें तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ का किस तरीके का जातीय समीकरण है। फिर अगर दूसरी सीट देखी जाए वो उससे भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो है करहल की सीट। करहल की सीट अखिलेश यादव जी की थी, वहां से वो विधायक थे और फिर नेता प्रतिपक्ष बने विधानसभा में, अब सांसद बन गए हैं। करहल की सीट छोड़ दी है, मैनपुरी जिले में आती है, और ये करहल की सीट यादव बहुल सीट है, और यहां से समाजवादी पार्टी का लंबा एक इतिहास रहा है चुनाव जीतने का। यहां की सीट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिलचस्प मुकाबला होगा, और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से छीनना चाहेगी, ताकि वो समाजवादी पार्टी का जो मनोबल है उसको कमजोर किया जा सके। फिर एक सीट आती है कुंदरकी की। कुंदरकी से बात चल रही कि यहां से भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख हैं बासित अली जी, वो ये कह रहे हैं कि कुंदरकी जो है एक मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। 65% पॉपुलेशन जो वहां के वोटर्स की है वो मुसलमानों की है। वहां पे तुर्क जाति के मुसलमान रहते हैं ज्यादातर, और 40,000 से ज्यादा वहां पर राजपूत मुसलमान भी हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक तुर्क राजपूत बहुल मुस्लिम क्षेत्र है। 65% उनकी टोटल पॉपुलेशन है वोट के टर्म्स में अगर हम बात करें, और ये सीट से भारतीय जनता पार्टी क्या एक मुस्लिम कैंडिडेट दे सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। यहां से क्या एक नया राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर एक सीट और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस सीट का महत्व भी कम नहीं हो जाता है, क्योंकि सीसामऊ की सीट ये कानपुर की लोकसभा क्षेत्र में आता है, और सीसामऊ से 3 बार इरफान सोलंकी जो है लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। हालांकि अब उनकी जो है विधानसभा सदस्यता जो है रद्द कर दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से, जिसके चलते यहाँ पर अब बाइपोल इलेक्शन होने जा रहा है। और ये सीसामऊ की जो सीट है कौन जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रयास करेगी। हम यहाँ के जातीय समीकरणों के साथ पूरे वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कितनी सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी जीत सकती है, और किन सीटों को जीतने और हारने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा दोनों पार्टियों के ऊपर और प्रदेश की राजनीति के ऊपर, क्योंकि अब आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये 10 जो विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव हैं वो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा की एक तस्वीर को खींचेंगे कि प्रदेश की राजनीति किस दिशा की तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक गुटबाजी उभर करके सामने आ रही है वो भी इसमें जो है एक बार जांची परखी जाएगी, और साथ ही साथ पीडीए
कि जो कामयाबी लोकसभा चुनाव 2024 में हुई है वो पीडीए अब कितना सफल होगा, क्या दलितों का जिस तरीके से मोबिलाइजेशन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हुआ पीडीए के फेवर में, क्या वो कंटिन्यू करता है या वो अब रुक जाएगा, क्या बसपा का रिवाइवल होगा। ये वो सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अब इन चुनावों में मिलने हैं और इसी चीज को आप एक्सपर्ट जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भी प्रयास है कि हम इन सारे विधानसभा चुनावों के नतीजों को, वहां की जातीय जनगणना को और जिस तरीके के राजनीतिक परिवर्तन तेजी के साथ हो रहे हैं, जो प्रदेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप है जिस तरीके से चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स जो है यहाँ की पॉलिटिक्स जो है चेंज हो रही है, उसको समझने की कोशिश की जाए ताकि आने वाले भविष्य को देखा जा सके कि किस तरीके का राजनीतिक परिवर्तन प्रदेश में हो सकता है। कटेहरी की जो विधानसभा क्षेत्र है वो अंबेडकर नगर में है। यहाँ से लालजी वर्मा जो थे चुनाव लड़कर के विधायक थे पहले और चुनाव लड़कर के सांसद बन गए और उसके बाद ये सीट खाली हुई है। और 2012 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जीती थी, 2017 में बीएसपी ने जीता, 2022 में फिर सपा ने यहाँ पर बहुत ही एक क्लोज फाइट में निषाद पार्टी को हराया और जीत हासिल की, जिसमें लालजी वर्मा जीत करके आए थे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बसपा ने निषाद पार्टी को बहुत चोट पहुंचाई थी। लगभग 25-26% या 24% वोट उस वक्त था जो बसपा को मिला था और उसके चलते कहीं ना कहीं निषाद पार्टी की हार जो है सुनिश्चित हुई थी। और अब ये सपा की एक मजबूत सीट है, पूर्वांचल की इंपॉर्टेंट सीट है, यहां से यादव बहुत हैं, दलित बहुत हैं और ये देखना है कि अब दलित क्या बसपा की तरफ जाएगा या पीडीए के तहत वो सपा के लिए वोट करेगा। और ये सीट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पूर्वांचल के लिए एक संदेश देगी कि पूर्वांचल की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अगली 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम मीरापुर सीट की बात करें तो मीरापुर सीट जो है ये रालोद ने जीती थी, यानी राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। यहां से चंदन चौहान जो है अब सांसद चुन लिए गए हैं और जिसके चलते ये सीट खाली हुई है। 2012 में ये सीट बसपा के पास थी, 2017 में ये सीट बीजेपी ने जीत लिया था। 2022 में आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का जो है अलायंस हुआ और उसमें ये सीट जो है आरएलडी को मिली और उसके बाद आरएलडी ने इस सीट को जीता था। जाटों और मुसलमानों का यहां ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब देखने वाली बात यह है कि आरएलडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई है, एनडीए का पार्ट बन गई है। मीरापुर में वो क्या कर पाएंगे, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कंपैरिजन में यहां पर ज्यादा मजबूत स्थिति में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही होगी कि हम इजी वे में निकाल लेंगे। फिर गाजियाबाद सीट की बात की जाए, ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अतुल गर्ग जो कि गाजियाबाद से सांसद चुने गए हैं, उसके बाद से ये सीट खाली हो गई है। 2012 में ये सीट जो है बसपा ने जीता था। हालांकि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार 2004 में ये सीट जीत पाई है, वरना यहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही मजबूत सीट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन 10 सीटों में 2 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए या बीजेपी के फेवर में जा रही हैं। फिर तीसरी सीट है मझवा की सीट जो कि भदोही जिले में आती है या भदोही लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां से निषाद पार्टी के विनोद कुमार बिंद जो हैं वो जीत करके सांसद बन गए हैं और उसके बाद ये सीट खाली हुई है। और ये सीट जो है 2022 में बीजेपी ने निषाद पार्टी को दिया था और निषाद पार्टी के ने सपा के जो विधायक थे कैंडिडेट उनको हराया था और बीजेपी की ये मजबूत सीट है। तो आप मीरापुर, गाजियाबाद और मझावा ये 3 सीटें ऐसी हैं जिन्हें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 10 में से 3 सीटों को इजी वे में जीत जाएगी। जैसा कि हमने आपसे भी चर्चा करी थी कि सीसामऊ की सीट, अब ये सीसामऊ की सीट जो है वो कानपुर में आती है और ये सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी की बड़ी परंपरागत ट्रेडिशनल सीट है और यहां से इरफान सोलंकी चुनाव जीतते रहे। हालांकि अब इरफान सोलंकी के लिए टिकट मिलना मुश्किल हो गया है क्योंकि उनको कन्विक्शन हो गया है एमपी एमएलए कोर्ट से, जिसके चलते यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत स्ट्रांग होल्ड है। मुस्लिम वोटरों के साथ साथ ब्राह्मण वोटरों की भी यहाँ पे बहुत तादाद है, दलितों का अच्छा इंपैक्ट है। तो कुल मिलाकर के ये सीट अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए फेवरेबल है। यहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, टफ फाइट होगी। हालांकि अंतिम परिणाम क्या आएगा ये तो जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन जैसे कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि सीसामऊ एक ऐसी सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के जीतने के चांसेस है।
खैर सीट अलीगढ़ के अंतर्गत आती है और ये जो है रिजर्व कोटे की सीट है और यहाँ से 2017 में बीजेपी जीती, 2022 में भी बीजेपी ने कड़े मुकाबले में यहाँ से सीट को जीत के बरकरार रखा है। और यहाँ पे जाट बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण हैं, दलित हैं, मुसलमान वोटरों का भी इम्पैक्ट है, लेकिन चूंकि ये सीट खैर की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये 4 सीटें हैं 10 में से भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल हैं। आप बची 6 सीटें और ये जो बची हुई 6 सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के लिए न केवल जीतने की यहाँ ज्यादा संभावना है उनकी, बल्कि वहां का जो राजनीतिक समीकरण भी वो उनके फेवर में जाता है और कहीं ना कहीं पीडीए की सफलता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ये सीटें हार जाएंगे तो निश्चित रूप से पीडीए पर सवाल उठ जाएगा। फूलपुर की सीट एक ऐसी सीट है जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में आती है और फूलपुर की सीट बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में बराबर कभी समाजवादी पार्टी और कभी बीजेपी जीतती रही है, इसलिए यहां पर आप कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। सबसे बड़ा जो संदेश होगा वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का होगा और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अयोध्या की ये सीट है। यहाँ से अवधेश पासी जो है विधायक थे, सांसद चुन लिए गए हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से कौन चुनाव जीत के आएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर लगा देगी, पूरा उसका जो तंत्र है उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या आरएसएस के कार्यकर्ता हों, वो सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि मिल्कीपुर को जीत करके अवधेश प्रसाद ने जो लोकसभा की सीट जीती है न केवल उनको एक संदेश दिया जाए बल्कि साथ ही साथ पूरे देश को अयोध्या से एक संदेश दिया जाए कि मिल्कीपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, अयोध्या से जीती है और अयोध्या के जनता का जो जनादेश है वो किसके पक्ष में आया है और इसलिए वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ 65,000 यादव मतदाता हैं। मिल्कीपुर का सबसे बड़ा जो राजनीतिक समीकरण का इक्वेशन उसमें यादव हैं और यादव 65,000 हैं। फिर इसके बाद 60,000 पासी वोटर हैं और पासी वोटरों पर जिस प्रकार से अवधेश पासी की मजबूत पकड़ है उसके चलते उनके फेवर में इनका वोटों का पड़ना ये एक माना जा सकता है, लेकिन ये एक मजबूत पक्ष का समाजवादी पार्टी के लिए जाता है। फिर 50,000 ब्राह्मण वोटर हैं, 35,000 मुस्लिम वोटर हैं जो कि डेफिनेटली पीडीए के फेवर में जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां से अक्सर चुनाव जीतती रही है क्योंकि यादव मुस्लिम पासी समीकरण के सहारे वो हमेशा जीतने में सफल रही है और इस बार भी ये उनका एक इक्वेशन रहेगा। हो सकता है कि वो किसी पासी को ही विधायक के लिए चुनाव में लड़ाएं या किसी गैर पासी को भी खड़ा कर सकते हैं। कुल मिलाकर के देखने वाली बात होगी कि ये जो लोग पोल होने जा रहे हैं उपचुनाव 10 सीटों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं और कुंदर की जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है यहां से भी एक राजनीतिक संदेश निकलेगा। कैसा लगा है आपको हमारा एनालिसिस, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।